आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीप और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एलसीआर सर्किट एनालिसिस के बारे में। तो आप जैसे जानते हैं कि एलसीआर सर्किट दो अलग अलग टाइप की होती है। एक को हम कहते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट और दूसरी सर्किट को कहते हैं पैरेलल एलसीआर सर्किट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए बात की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एलसीआर सर्किट। तो जैसे कि आप यहाँ पे सर्किट के फिगर में देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे है इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। अगर इन तीनों कंपोनेंट्स को हम एक दूसरे के साथ सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं हम सीरीज एलसीआर। लेकिन ये जो आपकी सीरीज एलसीआर सर्किट है वो असल में एसी सर्किट का एक भाग है, या फिर यूं कहिए एसी सर्किट का एक टाइप है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे पास दो टाइप की अलग अलग सर्किट हो सकती है, जिसे कि हम पावर सप्लाई के बेसिस के ऊपर एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं। अगर आपने किसी सर्किट में एसी पावर सप्लाई इस्तेमाल किया है बतौर एज अ सोर्स, तो आप यूं कहेंगे कि ये आपकी सर्किट एसी टाइप की है। लेकिन अगर आपने अपनी सर्किट में डीसी टाइप का पावर सप्लाई इस्तेमाल किया है तो आप इसे कहेंगे कि ये हमारी सर्किट डीसी टाइप की सर्किट है। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो एलसीआर सीरीज सर्किट है, इस सर्किट में हमने एसी पावर सप्लाई इस्तेमाल किया है, तो इसे हम कहेंगे एसी सर्किट। तो ये है आपकी एलसीआर सर्किट की डेफिनेशन। यहाँ पे आप स्टेटमेंट के फॉर्म में देख सकते हैं, अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर all joined in series connections as shown in the following figure that is known as LCR series circuit। अब जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे एसी सर्किट के फॉर्म में आपके पास सप्लाई है एसी टाइप का, और एसी टाइप के सप्लाई में आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसीज नाम की एक टर्म होती है। तो जैसे कि डीसी पावर सप्लाई में फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, जीरो होती है, लेकिन एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती है। तो क्या होगा कि आपका ये ऑर्डिनरी सा जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के पास अपनी एक ऑब्स्टिकल प्रोवाइड करने वाली प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में ये जो आपकी ऑब्स्टिकल प्रोवाइड करने वाली प्रॉपर्टी है जिसे हम नाम देते हैं रिएक्टेंस। तो कैपेसिटर के केस में ये रहेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर के केस में ये रहेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये जो दोनों रिएक्टेंस नाम की टर्म है, वो रिएक्टेंस नाम की टर्म असल में एसी पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एसी पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो इन रिएक्टेंस की वैल्यू में भी क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो ये थी बात रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बारे में। फिर आगे देखते हैं, लेट वी बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ द अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू द एलसीआर सर्किट। अब ये जानते हैं कि एसी पावर सप्लाई में ये जो वोल्टेज और करंट होगा, वो वोल्टेज और करंट असल में एक अल्टरनेटिंग कंडीशन में होगा जिसे हम वेव शेप कहते हैं। तो ये जो आपका वेव शेप है, यहाँ पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज और करंट किसी भी एक टाइम के वक्त फिक्स नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, चेंज में रहेगा। तो इस चेंज होती हुई वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वोल्टेज और करंट की आरएमएस वैल्यू को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस आरएमएस वैल्यू को हम यहाँ पे वोल्टेज और करंट के केस में अप्लाई करेंगे। फिर आगे देखते हैं, लेट अस कंसिडर दैट आई बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट विच फ्लोइंग थ्रू द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सर्किट। तो जैसे मैंने आपको वोल्टेज और करंट दोनों के केस में बताया, यही आपको करंट के बारे में कहा गया है। लेकिन एक सिंपल सी बात है जो आप और मुझे दोनों को पता है कि ये तीनों कंपोनेंट यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में है। तो सीरीज सर्किट में, सीरीज कनेक्शन में जब किसी कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है तो इस कंपोनेंट्स में से पसार होने वाला करंट, इसमें से पसार होने वाला करंट और इसमें से पसार होने वाला करंट, इन तीनों में जो करंट पसार होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है, इक्वल होता है, जबकि पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज चेंज होगा, मतलब कि यहाँ से प्रोवाइड किया जाने वाला टोटल वोल्टेज, उस टोटल वोल्टेज में से थोड़ा प्रपोर्शन यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस में क्या होगा, ड्रॉप होगा।
थोड़ा सा प्रपोर्शन कैपेसिटर के अक्रॉस में ड्रॉप होगा और बाद में थोड़ा सा पोर्शन रेजिस्टर के अक्रॉस में ड्रॉप होगा। और इन तीनों के ऊपर ड्रॉप होने वाले वोल्टेज का टोटल अमाउंट किसके इक्वल में होगा? वो होगा यहाँ पे प्रोवाइड किए जाने वाले टोटल वोल्टेज के इक्वल में। तो ये थी हमारी LCR सीरीज सर्किट की डेफिनेशन, या फिर यूं कहिए कि सर्किट का एनालिसिस। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे ही इस सर्किट में हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वोल्टेज और करंट के बीच में किस तरह से बिहेवियर हमें यहां पे देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब यही है इंपॉर्टेंट कंडीशन, फेजर डायग्राम। तो जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि यहां पे चाहे आपका रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो या फिर इंडक्टर हो, तीनों के पास अपनी अपनी ऑब्स्टिकल प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी है। रेजिस्टर के केस में हम इसे कहते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टर या फिर कैपेसिटर के केस में हम इसे कहते हैं रिएक्टेंस। लेकिन एक दूसरी बात जो कि आपको समझनी चाहिए वो ये है कि रेजिस्टर के केस में आपका वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में ये दोनों एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक फेज एंगल का डिफरेंस रहता है। वो डिफरेंस यहाँ पे कैपेसिटर के केस में यू कंसीडर कीजिए कि -90 डिग्री का रहेगा और इंडक्टर के केस में यू कहिए कि ये पॉजिटिव 90 डिग्री का रहेगा। तो यहाँ पे ये जो आपका फेज डिफरेंस है, उस फेज डिफरेंस को कंसीडर करते हुए हमने यहाँ पे 3 अलग अलग कंपोनेंट्स के फेजर डायग्राम को कंसीडर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीडिंग और लेगिंग के कंडीशन को, कि इंडक्टर के केस में आपका ये जो करंट है वो करंट वोल्टेज की कंपैरिजन में क्या है? पीछे है। तो आप यू कह सकते हैं कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज आपका क्या कर रहा है? लीडिंग कर रहा है। या फिर यू कहिए कि इंडक्टर के केस में आपका करंट वोल्टेज की कंपैरिजन में क्या है? लेग बिहाइंड है। कुछ इसी तरह से कैपेसिटर के केस में आपका वोल्टेज करंट की कंपैरिजन में लेग बिहाइंड है, जबकि आपका वोल्टेज और ये करंट, इन दोनों के बीच के रिलेशन में आपका ये करंट वोल्टेज की कंपैरिजन में क्या है? लीडिंग के फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों फेजर डायग्राम्स अलग अलग तरह से मिल रहे हैं। लेकिन रेजिस्टर के केस में क्या है? रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। सो यहाँ पे ना ही कोई लीडिंग कंडीशन में है और ना ही कोई लेग बिहाइंड की कंडीशन में है। तो अगर किसी कंपोनेंट को आप करंट प्रोवाइड करते हैं और उस करंट को कोई ऑब्स्टिकल प्रोवाइड करने वाली प्रॉपर्टी आर या फिर यू कहिए कि काय के फॉर्म में मिल रही है, तो ये यहां पे बोलना अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट है कि इन सभी कंपोनेंट्स के अक्रॉस में कोई एक सिंपल वैल्यू का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये करंट, ये आपका रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस और ये आपका वोल्टेज, इन तीनों को एक दूसरे के साथ रिलेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी भी कंपोनेंट के केस में ओहम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे हमने ओहम्स लॉ को अप्लाई किया है। तो रेजिस्टर के केस में आपका ओहम्स लॉ जो कि वेल नोन कंडीशन में है, VR इज इक्वल्स टू IR। तो यहां पे R क्या है? ये है हमारा रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। फिर यहां पे इंडक्टर के केस में VL इज इक्वल्स टू I इंटू काई L। सो यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहां पे रिएक्टेंस की वैल्यू से रिप्लेस किया गया है। तो इंडक्टर के केस में ये आपका रिएक्टेंस रहेगा काई L, और कुछ इसी तरह से कैपेसिटर के केस में आपका रिएक्टेंस रहेगा काई C। तो ये है आपके फेजर डायग्राम को फॉलो करते हुए ओहम्स के रूल को हमने यहां पे अप्लाई किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये है इंपॉर्टेंट टर्म। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि अगर हम 3 अलग अलग कंपोनेंट्स के फेजर डायग्राम तो कंसीडर करते हैं, तो ये है आपका ऊपर का फेजर डायग्राम इंडक्टर के लिए, फिर ये बीच में जो फेजर डायग्राम है वो आपका है रेजिस्टर के लिए, और ये आखिर में नीचे वाला फेजर डायग्राम है कैपेसिटर के लिए। तो यहां पे हमारे पास L, C और R तीनों कंपोनेंट्स के लिए जो फेजर डायग्राम का रिजल्ट है वो हमारे पास है। अगर हम तीनों फेजर डायग्राम को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास ये रिजल्ट है कि ये आपका IL, ये आपका IR और ये आपका IC। तो तीनों कंपोनेंट्स में से पास आउट होने वाला करंट एक ही डायरेक्शन में है क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। अगर ये एक ही डायरेक्शन में है तो हमारे लिए करंट का कोई रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके बिहेवियर में कोई ऐसा नोटिस करने वाला चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो नोटिस करने वाला चेंज है वो किस कंपोनेंट में है? वो है यहाँ पे वोल्टेज के कंपोनेंट में। तो हम क्या करेंगे? VL, VR और VC
इन तीनों को एक दूसरे के साथ कलेक्ट करेंगे और इन तीनों को एक दूसरे के साथ कलेक्ट करते हुए हम रिजल्टेंट फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। लेकिन आप एक दूसरी बात समझ लीजिए, जिस तरह से हमने ओहम्स लॉ अप्लाई किया था, तो ओहम्स लॉ में क्या हुआ था, VL इज इक्वल्स टू I इंटू काई एल। तो यहाँ पे ये जो आपका I करंट है, वो करंट कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में है, जबकि आपका वोल्टेज किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो ये आपका जो काई एल है ना, वो असल में किसे फॉलो करने वाला है, वो फॉलो करेगा वोल्टेज की डायरेक्शन को। तो ये आपका काई एल भी किस डायरेक्शन में रहेगा, ये भी अप डायरेक्शन में रहेगा। तो इन तीनों ओहम्स लॉ को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे ये जो आपकी वोल्टेज की प्रॉपर्टी है ना, इस वोल्टेज की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे रेजिस्टेंस या फिर यूं कहिए रिएक्टेंस, इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए एक दूसरा फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ये फेजर डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, जिस तरह से मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया उस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे VL और ये काई एल एक दूसरे के साथ कंपेरेबल है, तो यहाँ पे VL की डायरेक्शन काई एल से रिप्लेस होगी, जबकि आपका ये यहाँ पे IL एज इट इज रहेगा। फिर क्या करेंगे, VR और ये R एक दूसरे को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, ये आपका VR यहाँ पे बन जाएगा R, जबकि यहाँ पे IR एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे कैपेसिटर के केस में भी कुछ इसी तरह से होगा, VC यहाँ पे रिप्लेस होगा काई C से, जबकि आपका ये IC यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम को वोल्टेज की कंपैरिजन में से रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ड्रॉ करने की कोशिश की है। अब इन दोनों फेजर डायग्राम्स को हम रिजल्टेंट फॉर्म में ड्रॉ करेंगे और इन दोनों फेजर डायग्राम्स को यूज करते हुए हम यहाँ पे इंपीडेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको आगे बताया था, VL, VC और VR इन तीनों को कंपेयर करते हुए आप यहां पे देख सकते हैं VL अप साइड वर्टिकल, ये आपका VC डाउन साइड वर्टिकल और ये आपका VR हॉरिजॉन्टल। और इन तीनों करंट को कंपेयर करते हुए हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये आपके तीनों अलग अलग कंपोनेंट्स के फेजर डायग्राम को हमने यहाँ पे एक ही फेजर डायग्राम में ड्रॉ करने की कोशिश की है। और असल में यही फेजर डायग्राम किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा LCR सर्किट का जो नेचर है उस नेचर को डिटरमाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे एक बात देख सकते हैं कि ये जो आपका VL और ये आपका VC दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है। तो एक दूसरे के ऑपोजिट है तो मतलब यही रहेगा कि VL यहाँ पे पॉजिटिव होगा जबकि VC यहाँ पे नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे VL की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर्ड टू VC तो क्या होगा कि VL ज्यादा है और VC कम है, तो यहाँ पे जब हम VL माइनस VC निकालेंगे तो ये कोई एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि VL माइनस VC का रिजल्टेंट फेजर एंगल या फिर यूं कहिए रिजल्टेंट फेजर एरो कहां पे रहेगा, अप साइड रहेगा। और दूसरे केस में अगर यहाँ पे VC ज्यादा है कंपेयर्ड टू VL तो क्या होगा, VC माइनस VL करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो कुछ इसी तरह से इन दोनों का रिजल्टेंट जो फेजर एंगल है या फिर यूं कहिए फेज की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कहां पे रहेगी, टूवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी, मतलब कि नीचे की डायरेक्शन में रहेगी। तो कुछ इस तरह से हमारे पास दो अलग अलग केसेस है। यू कंसीडर कीजिए कि VL ग्रेटर देन VC है या फिर यू कहिए कि VC ग्रेटर देन VL है। दोनों के केस में आपका फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर या तो अप डायरेक्शन में रहेगा या फिर बॉटम डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन इन दोनों के केस में जब हम यहाँ पे इंपीडेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो इंपीडेंस आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही जैसा मिलेगा। केस चाहे आपके पास दो अलग अलग है लेकिन इंपीडेंस आपका एक ही तरह का रहेगा, क्योंकि जैसे कि हम इंपीडेंस के सिंपल इक्वेशन को जानते हैं, हम यहाँ पे पाइथागोरस के इक्वेशन को अप्लाई करते हैं और पाइथागोरस का इक्वेशन असल में स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि किसी भी टर्म का यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। तो किसी भी टर्म का अगर स्क्वायर है तो वो टर्म चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, रिजल्ट में वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम VL माइनस VC लेते हैं या फिर VC माइनस VL लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इसी बातों को हम आगे की स्लाइड में अप्रूव करेंगे। तो चलिए ये है एनालिसिस ऑफ LCR सर्किट। तो जो सभी बातें मैंने आपको आगे की स्लाइड में एक्सप्लेन की थी वही बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल रही है। हियर ऑल द कंपोनेंट्स आर इन सीरीज कनेक्शन सो दैट
द करंट विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पे कंसीडर किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर ऑल देम। हेंस वी विल ओनली टेक द कंपैरिजन ऑफ वोल्टेज एंड रिएक्टेंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द फेजर डायग्राम। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज वोल्टेज और वोल्टेज और इन्हीं सभी वोल्टेजेस को कंपेयर करते हुए हमने यहाँ पे रिएक्टेंस का फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया था। तो हम यहाँ पे वोल्टेज और रिएक्टेंस इन दोनों टर्म्स को ही कंसीडर करेंगे। इन द फिगर ऑफ फेजर डायग्राम वेक्टर ऑफ वी आर इज हॉरिजॉन्टल, यह है आपका हॉरिजॉन्टल। वी सी इज वर्टिकल इन नेगेटिव साइड, मतलब कि ये आपका वी सी वर्टिकल नेगेटिव नीचे की डायरेक्शन में है, और वी एल इज वर्टिकल इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हेंस द कंपोनेंट ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सभी जानते हैं ये बात। सो दे विल गिव्स डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन टू ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली कैंसल करेंगे। तो इन्हीं बातों को हमने आगे की स्लाइड में समझा था। देखिए यही वो दोनों अलग अलग केसेस है जिसके बारे में हमने आगे बात की थी। यह है हमारा रिजल्टेंट फेजर डायग्राम, और इस रिजल्टेंट फेजर डायग्राम में से दो अलग अलग केस बनते हैं। पहला केस क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे VL माइनस VC का केस है, जिसे हम कहते हैं कि VL ग्रेटर देन VC, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो क्या होगा VL माइनस VC आपको रिजल्टेंट वैल्यू के फॉर्म में पॉजिटिव मिलेगा। और अगर ये पॉजिटिव मिलेगा तो आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे होगा, अप डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज, ये आपका रजिस्टर का वोल्टेज, और इन दोनों के बीच में बनने वाला ये आपका फेजर एंगल। फिर यहाँ पे दूसरे केस में क्या है कि अगर आपका VC ज्यादा है कंपेयर्ड टू VL, तो यहाँ पे क्या होगा VC ग्रेटर देन VL, सो आपका रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये है आपका VR। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला ये है आपका फेजर एंगल। तो ये वही दोनों केसेस है जिसके बारे में हमने आगे बात की थी, और इन्हीं दोनों केसेस को यूज करते हुए हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इंपीडेंस के इक्वेशन को। देखिए ये वही दोनों फिगर है। अब देखिए इन दिस सिचुएशन वी हैव टू केसेस। इफ VL ग्रेटर देन VC देन रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन पॉजिटिव वर्टिकल डायरेक्शन, ये आपका पहला केस। इफ VL लेस देन VC देन रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन नेगेटिव डायरेक्शन वर्टिकली, तो ये है आपका दूसरा केस। अब इन दोनों केसेस को यूज करते हुए हम यहाँ पे इंपीडेंस के इक्वेशन को पहले फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इंपीडेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे पहले वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारा फेजर डायग्राम वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चलिए अप्लाई करते हैं इसमें पाइथागोरस के इक्वेशन को। नाउ फ्रॉम द एनालॉजी ऑफ फेजर डायग्राम, OH स्क्वायर, तो ये है आपका OH स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, तो ये है आपका OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये आपका OD किसके इक्वल में है, AH के इक्वल में है। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को लिखा, इस इक्वेशन के फॉर्म में हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे नॉन है। तो ये आपका OA, ये OA क्या है आपका VR है, जबकि ये आपका OD स्क्वायर यहाँ पे आपके पास क्या है, तो ये है आपके पास यहाँ पे VL माइनस VC, तो यहाँ पे VL माइनस VC को हमने स्क्वायर के साथ लिख दिया है। तो अब आप इस इक्वेशन के ऊपर से देख सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे VL माइनस VC हो या फिर VC माइनस VL हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्टेंट के तौर पे यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर होने की वजह से आपकी टर्म फाइनल वैल्यू में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और जैसे कि हमने यहाँ पे ओहम इक्वेशन को अप्लाई किया था, सो VR इज इक्वल्स टू वोट IR, और VL और VC इज इक्वल्स टू वोट I इंटू काई L एंड I इंटू काई C। तो इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो प्रीवियसली हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था। अब इस इक्वेशन में से सीरीज कनेक्शन की वजह से हमारे पास करंट की जो वैल्यू है वो तीनों कंपोनेंट में इक्वल रहेगी। सो यहाँ पे हम करंट को सेपरेटली या फिर यूं कहिए कॉमनली बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्टेंट इक्वेशन वोल्टेज, करंट और इंपीडेंस के रिलेशन में कुछ इस तरह से मिलेगा। अब देखिए LCR सीरीज सर्किट के लिए जो आपका ओहम्स का नियम है वो यहाँ पे फाइनली किस तरह से लिखा जा सकता है, तो इसे हम लिखेंगे V इज इक्वल्स टू I इंटू Z। सो यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, और आपका Z क्या है, इंपीडेंस है। सो यहाँ पे ये आपका टोटल वोल्टेज है, यहाँ पे आपका करंट तीनों कंपोनेंट के लिए इक्वल है, और ये क्या है, रिजल्टेंट एक इंपीडेंस की टर्म है।
तो हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में आपका ये रूट वाला टर्म किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो असल में रिप्रेजेंट कर रहा है इम्पीडेंस को। सो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को इम्पीडेंस के इक्वल में लिखा है। तो आपका करंट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, वोल्टेज अपॉन ये आपकी इम्पीडेंस की टर्म। तो यहाँ पे अगर आप काई एल और काई सी के इक्वल में काई एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल और यहाँ पे काई सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी लिखते हैं, तो आपको ये जो इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है करंट की वैल्यू को। मतलब कि एलसीआर सर्किट में अगर आपका प्रोवाइड किया जाने वाला टोटल वोल्टेज V है और अगर यहाँ पे तीनों कंपोनेंट्स के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू को आप जानते हैं, तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं करंट की वैल्यू को। तो यहाँ पे फाइनली हियर इन दिस इक्वेशन Z इज इंपीडेंस ऑफ द LCR सर्किट। तो हमने यहाँ पे इस करंट के इक्वेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया है वोल्टेज के फेजर डायग्राम को। लेकिन अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली इंपीडेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के फेजर डायग्राम को भी यूज कर सकते हैं। तो आगे की स्लाइड में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे इसी फेजर डायग्राम को, यहाँ पे इस फेजर डायग्राम में आपके पास यहाँ पे है रिएक्टेंस और ये है आपका रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे आपको जो रिजल्टेंट कंपोनेंट मिलेगा, उस रिजल्टेंट कंपोनेंट को हम कहेंगे Z। यहाँ पे भूल से प्रिंट मिस्टेक में V आ गया है, आप इसे कंसीडर करेंगे Z, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्टेंट टर्म मिलेगी वो क्या होगी, इंपीडेंस होगी। तो चलिए इसी फेजर डायग्राम को यूज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं करंट के इक्वेशन को। नाउ लेट अस फाइंड आउट द इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट बाय यूजिंग द फेजर डायग्राम ऑफ रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो इसी फेजर डायग्राम से आपका डायरेक्टली इंपीडेंस क्या होगा, इंपीडेंस होगा Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस काई एल माइनस काई सी। तो ये है आपका काई एल माइनस काई सी, ये है आपका काई सी माइनस काई एल। तो वोल्टेज के फेजर डायग्राम में ये था आपका VL माइनस VC, जबकि इन्हीं दोनों टर्म को अगर हम यहाँ पे VL और VC को काई एल और काई सी से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे ये जो दोनों टर्म्स आपके इक्वेशन में रिप्लेस हो जाएगी। तो इन्हीं दोनों टर्म्स को यूज करते हुए हमारे पास क्या है, इंपीडेंस का इक्वेशन। और इसी इंपीडेंस की इक्वेशन को यूज करते हुए हमने यहाँ पे रिजल्टेंट में फाइंड आउट किया करंट का इक्वेशन। सो यहाँ पे हेंस द रिजल्ट बिकम्स सेम विथ बोथ ऑफ द प्रोसीजर। तो इन दोनों प्रोसीजर से जो करंट का इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है, वो करंट का इक्वेशन क्या है, सेम है। तो चलिए अब यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, ये यहाँ पे है हमारा फेज एंगल। तो फेज एंगल क्या होता है, जैसे कि LCR सर्किट में अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर को कंसीडर करते हैं, तो इंडक्टर में क्या होगा, ये है आपका IL और ये है आपका VL। सो यहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों के बीच में जो फेज एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। लेकिन जब आप बात करते हैं LCR सर्किट के फाइनल बिहेवियर के बारे में, तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, उस रिजल्टेंट वोल्टेज को आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे उस LCR सर्किट में से पास आउट होने वाले रिजल्टेंट करंट के कंपेयर में। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट, इन दोनों के बीच में जो आपके पास यहाँ पे एंगल प्रिपेयर होगा, उस एंगल को कहते हैं हम फेज एंगल। तो यहाँ पे पूरी की पूरी LCR सर्किट के बारे में हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है फेज एंगल को। तो यहाँ पे आपका जो करंट है, वो करंट कहाँ पे है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जबकि आपका वोल्टेज ये है आपका VL माइनस VC और ये है आपका VR, ये दोनों का रिजल्टेंट बनता है यहाँ पे। तो इन दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। नाउ लेट अस टेक द फाई, फाई क्या है, आपका फेज एंगल है। नाउ लेट अस टेक द फाई बी द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द LCR सर्किट। तो ये यहाँ पे वोल्टेज और करंट कौन से है, रिजल्टेंट है। तो इन्हीं दोनों को हम यूज करते हैं। तो इस सर्किट में अगर हम यहाँ पे tan phi डिटरमाइन करते हैं, सो tan phi का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे AH अपॉन OA, मतलब कि ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को कंसीडर करते हुए AH अपॉन OA, दैट मीन्स यहाँ पे AH क्या होगी, ये होगी OD। तो यहाँ पे AH होगी OD और OA आप
इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। सो वैल्यू क्या बन के आएगी, VL माइनस VC। तो ये है यहाँ पे VL माइनस VC और ये आपका डिनोमिनेटर होगा VR। तो यहाँ पे VL और VC को ओहम रूल के अकॉर्डेंस में आप लिखेंगे I इंटू काई माइनस I इंटू काई सी। तो यहां पे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से I कैंसल आउट होगा। सो रिजल्टेंट टर्म बनेगी काई एल माइनस काई सी अपॉन आर। सो अगर आप यहां पे काई एल और काई सी को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इक्वेशन और सिंप्लीफाई होगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी के फॉर्म में। तो अब आप यहां पे एक बात नोटिस कीजिए कि जो रेजिस्टेंस है ये आपका आर, तो वो रेजिस्टेंस यहां पे डायरेक्टली जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। तो यहां पे आर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसे यहां पे सप्लाई के कंपैरिजन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो आपका ओमेगा एल और ओमेगा सी है वो क्या है, वो यहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर का रिएक्टेंस है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर का रिएक्टेंस सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर की वैल्यू या फिर कैपेसिटर की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि यहां पे प्रोवाइड किए जाने वाले सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के साथ भी कंपेरेबल है। सो क्या होगा कि यहां पे अगर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता है तो उस चेंज को मद्देनजर रखते हुए आपके पास यहां पे ये जो आपका फाई है ना, जिसे हमने कहा है यहां पे फेज एंगल, वो भी यहां पे चेंज होगा। तो इस स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसे रिवाइंड करके आप फिर से सुन सकते हैं। द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज वोट। सो यहां पे आप टेन फाई की बजाय फाई को डिटरमाइन करेंगे तो क्या होगा, ये आपका टेन फंक्शन यहां पे राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। सो यहां पे फाइनली फाई का इक्वेशन बन के आएगा टेन इनवर्स ऑफ, यहां पे न्यूमेरेटर में क्या होगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी और यहां पे डिनोमिनेटर में क्या होगा आर। सो यहां पे आपका फेज एंगल, फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस की इंडिविजुअल वैल्यू, इन दोनों के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। आई होप कि आपको ये फेज एंगल की टर्म अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो एलसीआर सर्किट के एनालिसिस में हमारे पास दो महत्वपूर्ण टर्म मिली है। एक है हमारा इंपीडेंस, दूसरी बात थी हमारा फेज एंगल। तो फेज एंगल को हमने आखिर में यहां पे डिटरमाइन किया। अब देखिए यहां पे इस इंपीडेंस के टर्म को कंसीडर करते हुए हमारे पास तीन अलग अलग केसेस है। देखिए जैसे हम जानते हैं कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी को आप यहां पे वेरी कर सकते हैं। तो अगर आपने इसी एलसीआर सर्किट में सोर्स की फ्रीक्वेंसी को मिनिमम रखा, मतलब कि कम से कम रखा, या फिर यूं समझिए कि आपने फ्रीक्वेंसी को बहुत ही ज्यादा रखा, तो आपके ये दो अलग अलग केसेस है जिसमें आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। एक केस है कि आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कम से कम रखते हैं, एक दूसरा केस है कि आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम रखते हैं। लेकिन इसी फ्रीक्वेंसी के बीच में, मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के बीच में आपके पास एक तीसरा ऑप्शन है जहां पे आप फ्रीक्वेंसी को क्या रखते हैं, एक एवरेज वैल्यू के फॉर्म में रखते हैं। तो आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए तीन अलग अलग स्टेप्स है। तो इन तीन अलग अलग स्टेप्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट टर्म ये है आपका रिएक्टेंस, वो क्या होगा, चेंज होगा। और इसी रिएक्टेंस की अलग अलग वैल्यू की वजह से आपके पास यहाँ पे तीन अलग अलग केसेस बन के आएंगे। तो पहला केस क्या है, इफ काई एल इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि कंसीडर कीजिए कि कोई एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के केस में आपका काई एल बन जाता है 0। तो क्या होगा, काई एल 0 होने की वजह से इस टर्म में सिर्फ और सिर्फ रहेगा काई सी। सो क्या होगा, आर स्क्वायर और ये आपका नेगेटिव काई सी जो कि स्क्वायर की वजह से हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आपका आर स्क्वायर और ये आपका काई सी स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करेगा आरसी सर्किट को, और यहां पे इंपीडेंस बन के आएगा आर स्क्वायर प्लस काई सी स्क्वायर। दूसरे केस में अगर काई सी इज इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या होगा, ये सर्किट आपकी एल आर सर्किट की तरह से बिहेव करेगी। सो ये इंपीडेंस का इक्वेशन क्या बन के आएगा, आर स्क्वायर प्लस काई एल स्क्वायर। और तीसरे और आखिरी केस में कुछ अलग तरह से सिचुएशन बन के आएगी। यहां पे क्या होगा, काई एल इज इक्वल्स टू काई सी। तो इस केस में आपका काई एल और काई सी दोनों टर्म्स को आप यहां पे क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, और रिजल्टेंट टर्म बन के क्या आएगी, z इज इक्वल्स टू आर। तो ये तीनों अलग अलग केसेस को एक अलग वीडियो से हम समझेंगे जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो एलसीआर सर्किट के एनालिसिस के लिए आपके लिए ये तीनों कंडीशन सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में ही इंपॉर्टेंट है।
लेकिन जैसे ही आप समझने की कोशिश करते हैं रेजोनेंस को, तो आपके लिए इन तीनों कंडीशंस को डिटेल में स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इसी वीडियो में हम डिस्कशंस को स्टॉप करते हैं, लेकिन आगे के वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे रेजोनेंस कंडीशन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। टिल देन गुड बाय।